दोस्तों, इजिप्ट एक रहस्यमयी दुनिया का नाम है। ऐसा कई लोगों ने कहा है। कई बड़े दार्शनिक और बड़े इतिहासकार आज भी इजिप्ट के कई रहस्यों में उलझे हुए हैं और अपनी पहेलियों को सुलझा रहे हैं। कई तो मिस्र के रहस्यों को सुलझाते सुलझाते निकल लिए। दोस्तों, मिस्र को तारों की दुनिया कहा जाता है। पहले फराओं और फिरौन के बने हुए पिरामिड्स सीधा तारों से कनेक्ट करके काफी कुछ संदेश देते थे। असल में आज की वीडियो में हम आपको इजिप्ट की एक ऐसी ही रानी के बारे में बताएंगे जो कि काफी रहस्यमयी थी। हालांकि इस रानी को रानी होने का कभी दर्जा ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी इसे एक शाही रानी के नाम से जाना जाता है। अपने जीवन में कथित रूप से सफल शासन करने के बाद जब इस रानी की मृत्यु हुई तो इसे उसके पिता के बगल में ही दफना दिया गया था। लेकिन करीब 300 सालों बाद जब पिरामिड के लिए उस जगह को खोदा गया तो उस जगह से बहुत सारे सोने के आभूषण, नई साड़ियां और कुछ कीमती मोती प्राप्त हुए और साथ ही में एक ममी मिली जिसकी सांसें बरकरार थीं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की सबसे रहस्यमयी रानी नेफ्रू-पतह की। दोस्तों, नेफ्रू-पतह के जन्म के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। उसका जन्म कब हुआ और कौन उसकी मां थी, इस बारे में आज तक ना तो किसी को पता चला है और ना ही इसके बारे में किसी के पास कोई खास जानकारी है। हालांकि नेफ्रू-पतह 12वें राजवंश के मिस्र के राजा एमेनमेहट III की बेटी थी। नेफ्रू-पतह के बारे में कहा जाता है कि वो खूबसूरती में मिस्र की सारी महिलाओं को पीछे छोड़ती थी। उसे शाही रानी के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से उसे पढ़ने का बहुत शौक था। कहते हैं जन्म के समय नेफ्रू-पतह की मां का देहांत हो गया था और जब बच्ची को बाहर लाया गया तो राजवंश के सारे ज्योतिषी और ज्ञानी उस बच्ची को देखते रह गए थे। एमेनमेहट ने ज्योतिष से पूछा कि आप अचानक खड़े क्यों हो गए हैं। ज्योतिषी ने करीब 10 मिनट तक कुछ नहीं कहा और बच्चे की तरफ ध्यान लगाए रखा और एमेनमेहट से कहा कि ये कोई सामान्य बच्ची नहीं है, ये इस वंश का नाम करने आई है। उन्होंने उसी समय कहा कि ये बच्ची बहुत गुस्सैल होगी लेकिन इसका इंसाफ एकदम सही होगा। इससे इंसाफ करने में कभी भूल नहीं होगी। एमेनमेहट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। नेफ्रू-पतह के बारे में जब एमेनमेहट ने अकेले में जाकर ज्योतिष से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी अजीब शक्तियों के साथ पैदा हुई है। इस पर अधिकार जमाने के लिए इंसान को बहुत लायक और बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा। ये मिस्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एमेनमेहट को लगता था कि ये सब तो होता रहता है, बच्चे हैं, बड़े होते होते सब भूल जाते हैं। जब नेफ्रू-पतह पैदा हुई थी तो उसका रंग दबा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो समय के साथ बड़ी हो रही थी उसमें काफी बदलाव हो रहे थे। मात्र 3 साल की उम्र में ही उसे मिस्र के सारे मौलिक ग्रंथों के बारे में जानकारी हो गई थी, जबकि एमेनमेहट को या फिर उसके परिवार में किसी को भी पूजा पाठ का कोई खास शौक नहीं था। एमेनमेहट को अब लगने लगा था कि नेफ्रू-पतह सच में अलग है, क्योंकि किसी भी राजवंश और देश का इतिहास मात्र 3 साल की उम्र में याद कर लेना एक बिल्कुल ही असामान्य बात है। एमेनमेहट ने नेफ्रू-पतह को आजादी दी ताकि वो हर चीज में बिना किसी दिक्कत परेशानी के आगे बढ़ सके और ऐसा हुआ भी। एमेनमेहट ने उसके लिए भारत से बड़े बड़े विद्वानों को अपने राज में आने का न्योता दिया, क्योंकि उस समय भारत से बड़ा कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जिसे ग्रंथों, किताबों और आध्यात्मिक दुनिया की ज्यादा जानकारी हो। भारत से आए महागुरुओं ने नेफ्रू-पतह को काफी कुछ सिखाया और उसके ज्ञान की परीक्षा ली। जब महागुरु उससे प्रश्न पूछ रहे थे तो वे खुद अचंभे में आ गए, क्योंकि उससे अपने पुराने जन्म से संबंधित सारी बातें याद थी। उसके मुताबिक मिस्र की स्थापना उसी के हाथों से हुई थी और अब जब मिस्र डूब रहा है, नए मिस्र के राजा केवल अय्याशियां करते हैं, उनके अंदर केवल और केवल कामुक शक्तियां हैं, जिसके चलते अब मिस्र का पतन शुरू हो गया है। आए दिन मिस्र में लड़कियों से बदतमीजी और बलात्कार की खबरें आया करती थीं। कहीं कोई लड़की महल के पीछे मरणासन अवस्था में मिलती थी या निमृत अवस्था में मिलती थी, तो कभी दासियों के शौचालय में कोई लड़की मृत पाई जाती थी। मिस्र में बने पिरामिडों में जब किसी शाही व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि अगर उसकी आत्मा पवित्र है, मतलब कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है और अगर किसी के साथ छल नहीं किया है और वो हमेशा न्यायप्रिय रहा है,
तो उसकी मृत्यु के बाद जब उसे दफनाया जाएगा तो दफनाने के बाद 13वें दिन उस जगह बने पिरामिड के ऊपर सबसे ज्यादा तारे होंगे। एक सदी के बाद मिस्र में किसी पिरामिड के ऊपर तारे आने बंद हो गए थे। लोगों को लगता था कि शायद ये सब किसी और वजह से हो रहा है, लेकिन मिस्र के ज्ञानी जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनका कहना था कि अच्छे संकेत नहीं है। मिस्र अपनी आधुनिकता को खो रहा है और पतन की ओर बढ़ रहा है। लोगों को भी चीजें समझ आ रही थीं और ये बात भारत से आए महागुरुओं ने एमन-मेहट को भी बताई। तब उसे एहसास हुआ कि मिस्र अब अपने अंत के नजदीक जाता जा रहा है। एमन-मेहट ने भी उस दिन से अपने आप पर और अपनी कामुक शक्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और राज्य पर ध्यान लगाना शुरू किया। दोस्तों, नेफरू-पतह के पास जो शक्तियां थीं उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था। हालांकि ये बात उसे किसी ने बताई नहीं थी, लेकिन वो जानती थी। लोग उसकी इस शक्ति पर अचंभा करते थे और लोगों को लगता था कि नेफरू-पतह के पास दैवीय शक्तियां हैं, इसलिए उसे कुछ लोग मिस्र की देवी के रूप में भी देखने लगे थे। लेकिन बता दें, नेफरू-पतह के पास कुछ अजीब शक्तियां भी थीं। उसकी इन्हीं शक्तियों की वजह से उसे अपने आसपास एहसास हो जाता था कि कहीं गलत काम हो रहा है। वो इस बारे में एमन-मेहट को बता देती थी और जब एमन-मेहट अपने सैनिकों से इस चीज की जांच करने को कहते थे तो वो चीज बिल्कुल सच निकलती थी। ऐसे ही एक बार एमन-मेहट के सबसे करीबी मंत्री ने अपने पास एक लड़की को बंदी बनाकर रख लिया था और हर रात वो उसे हफ्सियों की तरह नोचता था। जब नेफरू-पतह को इस बारे में एहसास हुआ तो उसने एमन-मेहट को इस बारे में आगाह किया और कहा कि आपका सबसे करीबी मंत्री आपकी नजरों के पीछे एक लड़की को बंदी बनाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। आप वहां खुद जाओ, वहां आप किसी सैनिक को भेजने की गलती मत करना। एमन-मेहट को बातें समझ में आ गईं, इसलिए वो खुद चीजों को समझने के लिए उस जगह पर गया तो उसने देखा कि एक लड़की जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और उसके मुंह में एक सफेद कपड़ा डाला हुआ है और पास में एक आदमी बिना कपड़ों के खड़ा है जो उसे एक पतली रस्सी नुमा चीज से मार रहा है। एमन-मेहट ने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो उसका सबसे करीबी मंत्री था। उसने तुरंत सैनिकों से कहा कि इसे पकड़ लो और महल की जेल में डाल दो। मंत्री को कपड़े भी नहीं पहनाए गए और उसी हालत में उसे सबके सामने ले जाया गया। करीब 5 दिन कैद में रखने के बाद एक घोषणा हुई कि उस मंत्री को सबके सामने मारा जाएगा। दोस्तों, जब उसे मारा गया तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों में 4 रस्सियां कसकर बांधी गई थी और उन चारों रस्सियों को 4 घोड़ों से बांध दिया गया था और उन चारों घोड़ों को चाबुक से पीटा गया, जिससे वो दौड़ने लगे और मंत्री ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद एमन-मेहट अपनी बेटी नेफरू-पतह के पास गया और उसने उससे ये पूछा कि तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता चल जाती हैं। जवाब में नेफरू-पतह ने कुछ नहीं कहा। उसने एमन-मेहट की तरफ देखा और उठकर चली गई। इतिहासकार कहते हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे अपने पिता की हकीकत का भी पता था। उसका पिता भी अपनी जवानी के समय इन्हीं कुकर्मों को किया करता था। उसने ना जाने अपनी जवानी में कितनी ही लड़कियों के साथ संबंध बना के उन्हें मार डाला था। हालांकि अब वो इन सब चीजों से दूर हो चुका था और उसने अपनी कामुकता पर अपना नियंत्रण पा लिया था। नेफरू-पतह के मुताबिक कर्म तो कर्म होता है। कुछ काम माफी लायक होते हैं, लेकिन कुछ का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, भले ही वो कुछ समय बाद ही क्यों ना भुगतना पड़े। दोस्तों, एमन-मेहट चाहता था कि नेफरू-पतह मिस्र की गद्दी को संभाले, इसलिए उसने नेफरू-पतह को कहा भी, लेकिन उसने मना कर दिया। एमन-मेहट ने उसे काफी समझाया, लेकिन नेफरू-पतह को कभी गद्दी की चाहत थी ही नहीं। उसकी बातें बहुत रहस्यमयी थीं और मिस्र की संस्कृति उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। कुछ दिनों में ही एमन-मेहट ने मिस्र की गद्दी छोड़ दी, क्योंकि वो बीमार रहने लगा था। उसे उपचार की जरूरत थी। उसे कुछ यौन रोगों ने जकड़ लिया था, जिसके लिए उसने राज्य के कई वैद्यों को अपने पास बुलाया था। लेकिन नेफरू-पतह ने सभी वैद्यों से अपने पिता एमन-मेहट का इलाज करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके मुताबिक ये सजा उसको इजिप्ट के महान देवता दे रहे थे। तभी उसने किसी भी वैद्य को अपने पिता एमन-मेहट का उपचार नहीं करने दिया, जिसके बाद एमन-मेहट की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ समय तक नेफरू-पतह फिरौन रही। दोस्तों, नेफरू-पतह मिस्र के इतिहास की एक ऐसी रानी थी जिसके राज में कोई गलत काम नहीं हुआ। कुछ साल शासन करने के बाद
एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण आज भी एक राज है। नेफ्रोपतह के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को किसी को छूने नहीं देती थी। वो इतनी अनुशासन वाली और इतनी ताकतवर थी कि उसे कोई मार ही नहीं सकता था। मिस्र के ज्ञानियों के मुताबिक उसने अपने प्राण खुद त्याग दिए थे। नेफ्रोपतह की मृत्यु के बाद नेफ्रोपतह को उसके पिता के बगल की ही कब्र में दफना दिया गया था। उसे दफनाने के बाद 13वें दिन उसके पिरामिड के ऊपर बहुत सारे तारे निकले थे। तारों की संख्या इतनी थी कि पूरा मिस्र उन तारों की रोशनी में जगमग हो रहा था। यह मिस्र राजवंश को एक जीवन दान था। मिस्र में अब चीजें अच्छी हो रही थीं, लेकिन करीब 300 साल बाद जब पिरामिड्स के कामों के लिए उस जगह को दोबारा खोदा गया तो नेफ्रोपतह की कब्र से बहुत सोना चांदी, हीरे जवाहरात और गहने निकले और साथ में एक लाश मिली। दोस्तों, उसे लाश कहना शायद गलत होगा क्योंकि उसकी धड़कनें चल रही थीं। उसे काफी सालों तक वैसे ही रखा गया, लेकिन ना तो उसमें हलचल हुई और ना ही कुछ और हुआ। वैसे इस रहस्यमयी रानी की कहानी को जानकर आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।